हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 हिमालय की बेटियां। ये वसंत भाग 2 से लिया गया है। इनके आज प्रश्न उत्तर करेंगे। इनके राइटर हैं नागार्जुन। चलिए प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे काफ़ी यहाँ पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। उत्तर, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना जाता है। नदियाँ अपने जल से माँ की समान हमारा पालन पोषण करती है, हमारे खेतों को सींचती है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदू और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिक एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों को सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि यह दो नदियां ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल के एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल है, विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने को गर्व महसूस करता है। प्रश्न नंबर 3, काका खललकार ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। उत्तर, नदियों युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के विशेष भूमिका निभाती है। इसलिए नदियों को माता के लिए समान, पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी है। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी उधार दुखी गंदगी अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र को कल्याण माँ चाहती है। अब काक कलाकार ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोकमाता का दर्जा दिया है। प्रश्न नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अटकलियों की, बर्फ़ की ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों की भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, विनार, सफ़ेदा, केल से भरे जंगलों का प्रशंसा की है। लेख से आगे। प्रश्न नंबर 1, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय में निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण ने कारण खो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा, यमुना जैसी नदियाँ इसके ज्वलन उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 2, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। उत्तर, हिमालय ने देवात्मा का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण जैसे कि संभ्रता महिला की भांति एवं प्रतीत होती थी। ख, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाना करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदरों प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। उत्तर, पहला है, सचमुच दादी माँ साभ्रष्ट देवी सी लगी। दूसरा है, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने की सजीव खिलौने। तीसरा, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। चौथा है, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल गई। मेल के लिए निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। पांचवा, संख्या को स्पर्श की भांति गुजार देते हैं। प्रश्न नंबर 2, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुओं भी मानव जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों में पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर
चढ़ा तो वह कुछ और रूप से सामने आती। ख काका कलेकार ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ में इसी तरह के और उदाहरण दीजिए, ढूंढिए। पहला, नदियाँ समृता महिला की भांति प्रतीत होती थी। दूसरा, हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर से कैसे खेल करती है। तीसरा, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती थी। चौथा, बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर गुनता है। प्रश्न नंबर 3, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों के परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। उत्तर देखिए, इस तरह मिलान करेंगे। सम्राट, सम्राट होएगा महिला। चंचल, चंचल जाएगा नदियाँ। समतल, समतल आंगन। घना, जंगल। मूसलाधार, मूसलाधार यानी वर्षा, वर्षा। प्रश्न नंबर 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। उन्हें खोजकर वर्णमाला कर्म शब्दकोशी शैली में लिखिए। उत्तर, पहला है छोटी बड़ी। दूसरा, दुबली पतली। तीसरा, भावभंगी। चौथा है माँ बाप। आप भी ऐसे अन्य और ढूंढ के भी निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, नदी को उल्टा लिखने में दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम लिखिए। जैसे नदी यानी दीन भाववाचक संज्ञा है, उसी प्रकार लिखना है। उत्तर, नव का बन जाता है वन और यह है जातिवाचक संज्ञा। राम का बन जाता है मरा, यह है भाववाचक। राही का हीरा, ये द्वंद्ववाचक है, द्वंद्ववाचक संज्ञा। धारा का राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नामी का मीना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार आप भी काफ़ी बना सकते हो। प्रश्न नंबर 6, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बेतरावती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। पहले का है सतलुज, सतलुज का है सतद्रुम। झलम, झलम का है वित्सता। रोपड़, रोपड़ का है रूपपुर। अजमेर का है अजयमेरू। बनारस का है वाराणसी। चिनाब का है विपाशा। आप भी ऐसे काफ़ी अन्य निकाल सकते हैं, स्वयं करने में ज़्यादा सही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो हो गया कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जिससे आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना मैं आपके लिए वीडियो एक कैसा था और कैसा और बेहतर कर सकता था। ओके, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय बाय।